नमस्कार दोस्तों। भाजपा 30 दिन वाली नई तानाशाही लाने के फिराक में है। अब विधायकों को होटलों में कैद करके सरकार गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी भी मुख्यमंत्री को 30 दिन आप जेल में डाल दीजिए, उसके बाद उसकी कुर्सी स्वतः ही छिन जाएगी। तो इस तरह का कानून बीजेपी लेकर के आ रही है। अब अमित शाह इसको बताते हैं कि राजनीति में नैतिकता वाला कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस कानून को लोकतंत्र का गला घोटने वाला कानून कहता है। विपक्ष इस कानून को संविधान का गला घोटने वाला कानून कहता है कि अगर आप पर आरोप लग रहे हैं तो फिर आप अपनी कुर्सी छोड़िए, अगर आप 30 दिन तक जेल में गए हैं तो फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनसे इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये कानून और किस तरीके से ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ वाला कानून है। रविकांत सर, न कोर्ट न कचहरी न अपील न दलील, 30 दिन जेल में रहने के बाद आपकी कुर्सी गई, आपकी सरकार गिरी। इस कानून को लेकर आ रही है भाजपा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो अघोषित आपातकाल चल रहा था। अब आपातकाल लागू करने का एक तरीका निकाल लिया गया है। विपक्ष मुक्त भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के तमाम नुमाइंदे अब उस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि साहब, हम विपक्ष की किसी भी आवाज को उठने ही नहीं देंगे और सरकारों को तो चलने ही नहीं देंगे। ये क्या है कि आरोप लगने के बाद आरोप कौन लगाएगा? ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, इनकम टैक्स आपके हाथ में। और सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार टिप्पणियां कर चुका है, इस समय कर चुका है कि ईडी और सीबीआई को सही तरीके से जांच करनी चाहिए। वो अनियंत्रित तरीके से जिस तरह से ईडी जांच करती है और सीधा उठा करके जेल भेज रही है, तो उसके बाद क्या बचता है कि आप मुख्यमंत्री की, आप किसी मंत्री की कुर्सी छीन लेंगे। और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा तो ये सरकार खुद को बचाने के लिए खेल कर रही है। अभी जिस तरह से मोदी जी को लग रहा है कि वो कितने दिन उनकी सरकार चलेगी, 2 बैसाखियों पर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये तो लग रहा है कि जैसे इन दोनों लोगों को डराने के लिए खेल रचा जा रहा है और उसके जरिए अपनी सरकार चलाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। तो 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक आज सरकार ने पेश किया जी, उसकी तासीर को समझ लिया विपक्ष ने और एकजुट होकर के जिस तरह से विरोध किया है, उस विरोध को आज सैल्यूट करना चाहिए कि इस देश में चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह है, वो तानाशाही लागू नहीं कर पाएंगे। कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से अब लिखित रूप में अब सब आपातकाल घोषित कर दिया जाना चाहिए, लगा दिया जाना चाहिए और जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकारें छीन ली जाएं। अब तो वो भी नहीं बचेगा कि आपको विधायक लेकर के जाना है गाड़ियों में बिठा करके और उनको डराना धमकाना है। अब विधायक नहीं डराना धमकाना है, सीधा मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगा करके और उसको जेल में बंद कर देना है। अभी क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल थे तब वो चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जैन को जमानत मिल गई कि साहब कोई सबूत नहीं है। आप लंबे समय तक उनको जेल में रखेंगे, उसके बाद निकलेगा कुछ भी नहीं ईडी और सीबीआई के जरिए, लेकिन आप सत्ता उनकी छीन लेंगे और सत्ता इसलिए छीन लेंगे क्योंकि आपको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति बचे भी, क्योंकि यहाँ तो घोषणा हुई है विपक्ष मुक्त भारत की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नहीं रखा है जी, हमने प्रधानमंत्री को भी रखा है। ये बहुत बड़ा काम कर दिया है हमने। इस पर क्या कहेंगे आप रविकांत सर? कौन सा थाना, कौन सा दरोगा है जो प्रधानमंत्री पर एफआईआर कर देगा? अब प्रधानमंत्री पर तो चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान भाषण के दरमियान उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन था। आप हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे थे, जबकि चुनाव आचार संहिता सीधा कहती है कि धार्मिक आधार पर आप कोई चुनावी भाषण नहीं दे सकते हैं। नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं होती, छोड़ दीजिए आप एफआईआर दर्ज करने की। आपको याद होगा नोटिस किसको जा रही थी? जेपी नड्डा को। ये नया काम चुनाव आयोग कर रहा था, तो साहब प्रधानमंत्री को आप उसमें इंक्लूड तो कर लेंगे, लेकिन ये सबको मालूम है कि असल में आपकी मंशा क्या है। और मंशा है कि विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को डरा धमका करके रखना, और अगर वो
सरकार के हिसाब से काम न करें। यहां तक कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्रियों को डर है इससे। क्या अच्छा। आपको लगता है? भाई भाई अभी तो आपने शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति जो हम्म। चुनाव जिता करके लाया, उसकी जगह पर आपने किसको बिठा दिया? हम्म। कितने और वहां पे क्या हुआ राजस्थान में? वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने पर्ची थमा दी कि आपको नाम पढ़ना है। कम से कम वहां तो लग रहा था कि वो टिकी हुई है। अगर ये मान लीजिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया मजबूत होती, उनके हम्म। विधायक उनके पास होते और वो कहीं से मुख्यमंत्री बन जाती, तो ये जो हम्म। विधेयक है उनको रहने देगा 30 दिन? किसी भी मामले में वो सीधा ईडी जाएगी और उसके बाद भाई किस बेटे को ही पकड़ ले और जी। आरोप लगाते कि साहब इसमें मां भी इन्वॉल्व है, तो ये तो बिल्कुल। वसुंधरा राजे सिंधिया भी गई। हम्म। तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भी इसकी गाज गिरेगी, बचेगा कोई भी नहीं। नंबर तो सबका तो आएगा। गाज तो गिरेगी रविकांत सर, लेकिन देखिए अभी जैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोली है, जो वोट चोरी का मामला सामने वो लेकर के आए हैं। अब मानिए वो लड़ भिड़ करके, तमाम पोल खोल करके, डरा धमका करके, नैतिकता का रास्ता दिखा करके चुनाव आयोग को चुनाव जीत भी ले, तो भी तो ये 30 दिन वाला डंडा अब खड़ा हो गया है। अब क्या करेंगे? मतलब अब तो राजशाही घोषित कर देनी चाहिए। काहे का टिटिम्बा है भाई? मैंने वही तो कहा ना कि ये अब तो लिखित में चल रहा है कि आपातकाल अब लगा देना चाहिए। अरे कल को मोदी जी अभी या आरएसएस की तरफ से बीच में प्रचार हुआ था, अभी बंद हो गया कि साहब चुनाव कराने की क्या जरूरत है, बड़ा खर्चा होता है चुनाव में, विकास हाँ। अवरुद्ध हो रहा है। हाँ। अब मोदी जी से नहीं पूछा जाएगा, दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं कि दुनिया भर का चक्कर लगा करके आ गए, कितने एमओयू साइन हुए, कितने यहां पर कंपनियां आई, कितने लोगों को रोजगार मिला, व्हाइट पेपर लेकर के आए। तो वो तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि आपने 10-12 देशों से शायद उनको वहां का पुरस्कार मिल गया और विश्वगुरु बन गए मोदी जी। उनके भक्तों को लग रहा है कि साहब अब तो भारत भी विश्वगुरु बन गया। लेकिन सवाल ये है कि इस देश को क्या मिला, किसानों को क्या मिला? अभी किया ना ट्रंप ने कि साहब 50% हमने लगा दी है, लेकिन यहाँ तो भक्त मंडली तो वहां मीडिया में भी बैठी है कि ये टैरिफ जो 50% है उससे तो अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, भारतीयों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे साहब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो बेचारा कर्मचारी है, उसको जो रोजगार मिल रहा है वो उसका छिन जाएगा। अगर प्रोडक्शन बाहर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसका रोजगार छिनेगा। लेकिन बजाय इसके आप दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये भी होगा कि नहीं साहब ये तो विकास नहीं हो रहा है क्योंकि पैसा बर्बाद हो रहा है चुनाव में, तो बंद कर दीजिए, मोदी जी को हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए। ये भी नैरेटिव चल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके बड़े खतरे हैं कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके साथ जो हुजूम चल रहा है ये खौफजदा है इस समय, ये डरे हुए लोग हैं। इनको जो जो ये डराते हैं, देखिए ये देश तो गांधी जी का है। गांधी जी कहते हैं कि डराता वही है जो खुद कायर होता है। और उनके आंदोलन में लोग कैसे जाते थे? पुलिस की लाठियां चलती थी लेकिन फिर भी बढ़ते जाते थे, भारत माता की जय कहते हुए, और फिर अगर कोई घायल हो गया तो वापस आ जाता था। लेकिन असली वीरता वही थी, कायरता नहीं थी कि लोग कहते कि एक थप्पड़ इधर से मारो, गांधी जी ने कहा इधर से भी हम कर रहे हैं। ये जो बनाया गया, गांधी जी ने ये थोड़ी ना कहा था, लेकिन अब चमचों की जो मंडली है भक्तों की, वो सब यही सब करते हैं क्योंकि उनको अच्छा, ये लगता है बड़ा कि देश। नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं अमित शाह ने, बड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ाया। कह रहे नैतिकता होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर आरोप लग गया और आप संवैधानिक पद पर हैं और आपके ऊपर ऐसा आरोप है, तो आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आप फिर खतरा हो जाते हैं लोकतंत्र के लिए। भाई अमित शाह जी को ये नैतिकता तब नहीं याद आई जब टैनी के ऊपर आरोप लगे थे। तब वो नैतिकता के नाते टैनी का इस्तीफा नहीं ले पाए। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद गृह मंत्री जी नैतिकता के नाते इस्तीफा दे नहीं पाए। कौन सी नैतिकता की बात करते हैं रविकांत सर? अरे नैतिकता तो अभी देख लीजिए, ट्रंप मुझे लगता है कि 36 बार तो ये कह ही चुके हैं कि सीज फायर मेरे वजह से हुआ है, मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को डरा करके रखा था, ये कहा कि हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। इससे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी देखा है कि ट्रंप बैठ करके हड़का रहा है? आपकी नैतिकता कहां चली गई थी? ट्रंप कहते हैं कि साहब रूस से आप तेल नहीं लेंगे, वो आप खामोश हो जाते हैं, तब कहां गई आपकी नैतिकता?
नैतिकता सिर्फ यही होती है कि आप कुर्सी पर बैठे हो तो कोई आरोप लग जाए तभी आपकी नैतिकता आएगी। नैतिकता तब कहाँ गई थी जब हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां लगे भारतीय आ रहे थे, वो आप खामोश बैठे थे, तब आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? नैतिकता का वो लोग पाठ पढ़ा रहे हैं जो गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते हैं, उसको देशभक्त कहते हैं। ये नैतिकता पढ़ाएंगे इस देश को? इनको शर्म आनी चाहिए नैतिकता के नाम पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका दिल खोटा है, इनका दिल काला है। ये दरअसल विपक्ष के लोगों को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में 50 साल तक सत्ता बनी रहे, और उस सत्ता को बनाए रखने के लिए अगर हमें कोई विधेयक लाना पड़ेगा। ये क्या है? ये भी एक संविधान पर हमला है। संविधान क्या इस बात को कहता है? बता दें कि साहब संविधान का ये आर्टिकल कहता है। बाबा साहब हमने संवैधानिक नैतिकता की बात की है, नेहरू जी ने संवैधानिक नैतिकता की बात की है। और इस्तीफे, ये वो सरकार है प्रज्ञा जी, जरा याद करिए राजनाथ सिंह का बयान कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। कितने रेलवे के एक्सीडेंट हो गए, रेल मंत्री कहाँ है, उसकी नैतिकता कहाँ चली गई? कोरोना काल में जो लोग मरे, वो नैतिकता कहाँ चली गई? कुंभ में कितने लोग मरे, नैतिकता कहाँ चली गई? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अमित शाह पढ़ाएंगे, कितने दिन जेल में? 96 दिन संभवतः। तब नैतिकता कहाँ चली गई थी? ये केवल और केवल गुमराह करना है, कुतर्क गढ़ना है, ठीक वैसे ही जैसे अभी ज्ञानेश कुमार कुतर्क गढ़ रहे थे। लेकिन इस देश का विपक्ष इस समय बेहद मजबूत है, और मैं बराबर ये बात कहता रहा हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। भारत के संविधान को, जिसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी है, डॉक्टर अंबेडकर जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उससे करोड़ों दलितों की महिलाओं को अधिकार मिले। आप और हम हैं किस वजह से हैं? केवल संविधान की वजह से हैं। वरना दहलीज के भीतर आप होते, हम कहीं खेत में काम कर रहे होते, पढ़ने लिखने का मौका मिलता क्या? ये उस संविधान पर हमला कर रहे हैं, और इसीलिए विपक्ष ही नहीं, कल तो वो हुजूम भी सड़क पर आएगा अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे। और रोज देखिए प्रज्ञा जी, इसमें एक और खेल है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है बिहार में, वोट चोरी डकैती जो हो रही है उसका लोग रोज खुलासा हो रहा है। तो दरअसल मीडिया को भी दे दिया जाए कुछ मसाला, रोज उस पर यही चले। वहां से तो ब्लैकआउट कर रखा है, वहां से ब्लैकआउट कर, हर दिन एक ना एक ऐसी घटना होगी सरकार के द्वारा जिससे राहुल गांधी की खबर ना आए। लेकिन वो भूल गए हैं कि जब कोई भी नेता जनता की आवाज उठाता है, जनता के अधिकारों की बात करता है, उसे फिर किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। इस देश का जो समानांतर मीडिया है वो खड़ा हुआ है, आप और हम बात कर रहे हैं, इसको लोग देख रहे हैं, इसको लोग सुन रहे हैं। आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों? और सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। देखते तो वहां भी है, कुछ लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं कि मुर्गा लड़ाए जा रहे हैं, देख लिया जाए। लेकिन जो सम्मान पैरेलल मीडिया का है, वो सम्मान, ये लोग जब जाते हैं तो हूटिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये खेल और दिया गया होगा कि आज ये होगा, पहले से पता होगा कि क्या हेडलाइन बनानी है, विपक्ष क्यों डर रहा है, विपक्ष क्यों नैतिकता पे आ नहीं रहा है, उसको आखिर डर किस बात का, यही सब चलेगा शाम को। हम अभी हेडलाइन बता दे रहे हैं आपको जी। ये एक खेल ये भी है, कई सारे खेल हैं, क्योंकि इनके पास केवल बड़ी नकारात्मक दिमाग है। जल्दबाजी में लेकर क्या ये बिल क्या हो गया? मतलब इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस तोड़ ताड़ के ये बिल आज पेश कर दिया अमित शाह ने। आपको क्या लगता है कि भाई ये बिल लाने के पीछे क्या मेन मकसद क्या है? दो टीडीसी रीजन उनके पास है ही, कंट्रोल ये करके फौरी तौर पर दो रीजन है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, अच्छा, विपक्ष ने फंसा दिया इनको। सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आंध्र प्रदेश से आते हैं। उनको लगा कि हमने तमिलनाडु वाला कार्ड खेला है, राधाकृष्णन साहब को वो लेकर के आए थे। तो एक तो अभी चंद्रबाबू नायडू फंस गए, वो वहीं से आते हैं। तो अभी ये चंद्रबाबू नायडू और वहां जगन मोहन रेड्डी ये कहां वोट करेंगे? एक तो वो फंसा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाला बदल ले चंद्रबाबू नायडू। तो अच्छा, आज वेणुगोपाल जी ने भी ये बात कही सदन में कि ऐसे नेताओं को, चाहे नीतीश हो चाहे नायडू हो, इस तरह के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह का बिल लाया जा रहा है। तो क्या ये एक धमकी है उनके लिए? निश्चित तौर पर। एक तो उपराष्ट्रपति का चुनाव
जो अभी सामने क्रॉस है वोटिंग का डर। वो एक वजह है, सीधी वजह है, सीधा धमकाया जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू ये समझ लें, नीतीश कुमार ये समझ लें, हालांकि नीतीश जी तो अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ लें, या और भी जो लोग हैं, जो और मुख्यमंत्री हैं, वो भी समझ लें कि अगर उन्होंने इफवट किया मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने, तो उनकी कुर्सी ही नहीं जाएगी, जेल जाएंगे और दोबारा मिलेगी नहीं। ये दूसरे राजनीतिक दलों को तो है ही, मैंने कहा था ना कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए भी है, उनके सहयोगी मुख्यमंत्रियों के लिए भी है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको यही वोट करना है, नंबर 1, और नंबर 2, हर दिन ऐसा टास्क मिलेगा आपको। आपने कहा ना कि कोई तैयारी नहीं, अब क्या करेंगे? राहुल गांधी के वो आंधी को तो रोक नहीं पा रहे हैं, वो तो तूफान हुजूम आ रहा है लोगों का। तो अब केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है और विपक्ष को ये दिखाना कि देखिए विपक्ष बड़ा अनैतिक है, विपक्ष क्यों डर रहा है? भाई आप अगर नहीं जाएंगे जेल तो आपकी कुर्सी थोड़ी ना खतरे में जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए भी तो किया है। अरे प्रधानमंत्री अपनी बचा लें अभी सितंबर में, बिहार चुनाव के बाद अपनी कुर्सी बचा लें, तब समझ में आएगा। दरअसल प्रज्ञा जी, ये सरकार जाने वाली है, और ये जो बात मैं कह रहा हूं, न तो मैं ज्योतिषी हूं और ना ही मैं लफाजी कर रहा हूं, मैं उस एनालिसिस के आधार पर कह रहा हूं जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। बिहार चुनाव के बाद मोदी जी के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार चुनाव के नतीजे तय करेंगे। यही वजह है कि चुनाव आयोग पूरी बेशर्मी के साथ बिहार चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ है। ऑब्वियस है, 65 लाख वोट आपने काटे, और सबसे बड़ी बात है कि कितने आपने वोट जोड़े। हालत तो ये हो गई है कि जो जिंदा है वो उनको मार दिया जा रहा है, जो मर गए उनको जिंदा किया जा रहा है जी। उसके जरिए सरकार बनानी है, चुनाव जीतना है। तो बिहार चुनाव जैसे ही ये लूज करेंगे वैसे ही मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और यही वजह है कि चुनाव आयोग पूरे ठेठराई के साथ इस चुनाव को मैनेज करने में लगा हुआ है। फिलहाल तो ये बिल अब जेपीसी में चला गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बिल किस तरह से इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, आने वाले समय के लिए किस तरह से खतरनाक है? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। लोकतंत्र इस हिसाब से नहीं चलता। भाई सरकार जिसकी है, ईडी सीबीआई जिसके हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी और सीबीआई का चाल चलन ठीक नहीं है, आप किसी भी को भी उठा करके बंद कर देना है, उसके बाद जांच प्रक्रिया हो रही है, बाद में पता लगा क्लीन चिट मिल रही, जमानत मिल रही। तो आप सरकारों को अस्थिर करने के लिए, आप प्रधानमंत्री की तानाशाही स्थापित करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र की जो आत्मा है वो कमजोर हो रही है, इससे संविधान कमजोर हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि संविधान में कहीं इस तरह की बात नहीं है। नैतिक, संवैधानिक नैतिकता की बात हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, नेहरू जी ने की है, लेकिन वो नैतिक लोग थे। ये वो लोग हैं जो सरेआम कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, जो गॉड से की पूजा करते हैं, जो गांधी को मुर्दाबाद कहते हैं, वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। जिनका कौन सा चरित्र है बता दीजिए मुझे, कौन सी नैतिकता है? मैंने आपको ढेर सारे उदाहरण दिए कि रेल मंत्रालय से लेकर के और तमाम जगहों पर किसी ने लिया क्या, कोई जिम्मेदारी ली? नोटबंदी में मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे चौराहे पर, जो सजा देना चाहो दे देना। क्या रिजल्ट क्या निकला? मोदी जी आए क्या 50 दिन बाद? नहीं साहब आप हमको सजा दे दो। वो तो भूल गए, 8 PM पे आते थे, वो बंद कर दिया उन्होंने। अब मन की बात केवल करते हैं। ये मन की बात सुनने से लोकतंत्र नहीं चलता है। अभी तक ये नैतिकता की बात है। नरेंद्र मोदी ने 11 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। ये वो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की बात करेंगे? आप बात, लोकतंत्र का मतलब है प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति। आप जो नियम बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो जनता के प्रति आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। सवालों का सामना क्यों नहीं करना पड़ेगा आपको?
पत्रकार क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। पत्रकार जी कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी थोड़े ही है। वो जनता के बीच से ही निकल करके जनता के प्रतिनिधि हैं। वो सवाल जनता से जुड़े हुए पूछते हैं। आपने बिल्कुल। अभी तक क्यों नहीं एक भी सवाल का जवाब दिया? आप लोकतंत्र की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये दरअसल विपक्ष को खामोश करने के लिए, विपक्षी सरकार को अस्थिर करने के लिए और अपने ही सहयोगी मुख्यमंत्रियों को डराने के लिए ये पूरे रणनीति से ये बिल लाया गया है, जिसका फौरी तौर पर कारण है उपराष्ट्रपति का चुनाव और मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।